जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका के चैनल CDSF कैट पर जीत पर। तो आज है हमारी स्टैट्स की क्लास नंबर 3। पहली दो क्लास भाई काफी बच्चों ने देखी, क्वेश्चन भी मैंने पूछे थे, उन्होंने भाई कमेंट में उसका आंसर भी दिया, तो मतलब समझ आ गया कि सब के सब रेगुलरली पढ़ रहे हैं और अच्छे से आगे CDS 2026 की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये है हमारी क्लास नंबर 3 है स्टैट्स की जो हमारी रहने वाली है। तो भाई ये आपको हमारी ऐप पर मिलेगी अगली क्लास। अगली जो मैं को क्लास लेकर आऊंगा वो रहेगी हमारी टॉप 75 या टॉप 50 PYQs में लूंगा, जिसके अंदर 2025 तक के सारे PYQs होंगे। सारे तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। टॉप 50 PYQs के अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे 2025 तक जितने भी आए हैं। ठीक है, तो बस अपना इसी शिद्दत से पढ़ते रहो, हम भी भाई पढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहो। एंड चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि CDSF कैट पर जीत करनी है तो बेटा अभी आप लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। एंड अगर चैनल पर नए हो तो भाई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि सब कुछ आपको यहीं मिल रहा होगा, यहीं पे हम सारा कुछ बातचीत कर रहे होंगे। कोई अगर तकलीफ होगी, नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन वगैरह सब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे, नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, आज ये स्टैट्स की बढ़ते हमारी क्लास नंबर 3 पे। हमने क्लास नंबर 2 में हमने खत्म कर लिया था हमारा अर्थमेटिक मीन तक। जिसे नहीं करा है जाके फटाफट से क्लास को खत्म करके और वहां पे कमेंट जरूर करके आना कि यस सर ये वाला मेरा सेक्शन हो चुका है। ऐसे ही पूरी शिद्दत से रेगुलरली आपको बेस्ट से बेस्ट और फ्री कंटेंट फिर मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। मेरे साथ साथ मैथ्स के साथ साथ आकांक्ष मैम GS और आशिया मैडम आपको इंग्लिश प्रोवाइड करती रहेगी, रेगुलर चीजें चलती रहेंगी। राइट, चलो मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ भाई, पूरे पेड बैच में कहीं पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, ना प्रैक्टिस शीट वगैरह जितनी आपको यहाँ पे फ्री बैच में देखने को मिलेगी, केसरी बैच में। अर्थमेटिक मीन के बाद हमारा जो टॉपिक आता था वो था हमारा ज्योमेट्रिक मीन, जहां पे हमने वहां पे छोड़ा था और उसी के आगे क्वेश्चन अब हमें आगे भी करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का आप यहां से लिख लीजिएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन वही हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं भाई GM। अब GM की बात करें तो हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं दो टाइप के डेटा के लिए। फिर से वही बात, पहले आता है हमारे पास डिस्क्रीट डेटा, वैसे ये डिस्क्रीट के लिए ही कर लो। यहाँ पर आपसे ग्रुप डेटा के लिए कौन ही पूछेगा भाई, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। डिस्क्रीट डेटा की मैं बात करूं तो सिंपल हमारे पास लाइक आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है, लेट ऑब्जर्वेशंस आर, मान लेता हूं आपके पास जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है x1 x2 करते करते xn तक दे रखी है। डन। तो अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, x1 सारी ऑब्जर्वेशन को अपन आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उतना 1/n कर दो। ठीक है, जितनी भी सारी ऑब्जर्वेशन को पहले पहले क्या करने का, सबको मल्टीप्लाई कर देने का, और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उतना ही 1/n कर देना का। ठीक है, दूसरा दूसरा आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको यहां पर ना इस तरीके से ना देके डेटा कुछ इस प्रकार प्रोवाइड कर दे फ्रीक्वेंसी वाले में, वैसे तो कम ही देगा क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बड़ी हो जाती है, लेकिन CDS में भाई जब स्मार्ट कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट मतलब क्या जल्दी से जल्दी आप पूरे अगर 100 क्वेश्चन में आए आप उसको निपटा सके। डन। अगर आपको इस तरीके से भी डेटा दे दिया जाए आप उसके लिए लिख लो बेटा, कहीं आपको कोई तकलीफ ना हो जाए और कुछ रह ना जाए। डन। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम चलेंगे GM निकालने, तो GM क्या रहेगा, x1 की पावर हमारा f1 रहेगा, x2 की पावर f2 रहेगा, ऐसे गाड़ी चलती रहेगी कहाँ तक, xn की पावर fn तक, और इनटू में 1/f1 सारी फ्रीक्वेंसी का आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप उसको पावर से एक कर देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा GM। एग्जाम्पल लेके भी मैं आपको बता देता हूं कैसे हमारा एग्जाम्पल रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया फाइंड GM ऑफ, फाइंड GM ऑफ 1 2 4, हमारे पास था 1 2 था और 4, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 8 16 32 और 64 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल तूने कुछ नहीं करना मेरे लड्डू, क्या करेगा, सबको बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर दे और उतनी ही पावर कर दे। 1 इंटू में 2, 2 इंटू में 4, इंटू में 8, इंटू में 16, इंटू में 32, इंटू में 64 कर दिया। कितने नंबर हैं तेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, उतने से ही पावर कर दिया बस। अब जो रिजल्ट आएगा एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। 2 का पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा अगर मैं चलता हूं हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर और फिर आएगा 2 का क्यूब, फिर आएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6। बस अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने स्टैट्स में वहां पर भी करे होंगे, हाँ NDA में यहाँ पर भी आते हैं ये वाले क्वेश्चन, अच्छे खासे आ जाते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, है ना, 1 हो गया, 2 की पावर 1, ये रहा 2 की पावर 2 3 4 5 + 6 तक हमारे पास ये नंबर आ गया, और बाहर कर रखी है पावर 1/7। जैसा कि आप जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नंबर का टर्म का सम
1+2+3 प्लस करते करते अगर हम जाएंगे n तक तो ये कितना बन जाएगा n इंटू n+1/2। तो बस अब इसी को मैंने यहाँ लगा दिया 6 इंटू n+1 यानी कि 7 अपोन में 2 आ जाएगा, पूरे की पावर 1/7, 7 से 7 चला जाएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 तुम्हारा कितना आ जाएगा 8 इज योर राइट आंसर आ जाएगा। डन। इस प्रकार तुम्हें ये वाले जीएम के क्वेश्चन करने होते हैं। आई होप सबको फॉर्मूला याद आ गया होगा। अभी करेंगे इसके सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मैं इसके सारे ना लाया हूं मैं आपके लिए भाई, ये पूरे कट कर करके ना, जैसे हम एनडी पे प्रैक्टिस करते थे ना वैसे वैसे मैं यहाँ भी लाया हूँ, चिंता ना करो। बट पहले चीजें सीख लो, गलत चीजें नहीं करने की है, गलत नहीं करना है, गलत करोगे भाई सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। डन। चीजें पहले सीख लो फॉर्मूले में, और सारी इसकी ट्रिक्स भी आपको कराऊंगा अभी क्वेश्चनों के साथ साथ। थर्ड हमारे पास जो इसके अंदर आता है वो था हमारा हार्मोनिक मीन। फटाफट से पहले इस थ्योरी को उड़ाते हैं जल्दी, ये बहुत टाइम ले रही है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन, दैट इज एचएम बोलते हैं। डन। अब हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, फिर से ये भी डिस्क्रीट डेटा के लिए आता है, आप याद रखिएगा फॉर डिस्क्रीट डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए नहीं पूछेगा भाई, वैसे ही इसी में ही सोच के देखो ना कितनी कैलकुलेशन होगी है ना। अब इसी को अगर मैं करने जाऊंगा इस पे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। ओ माय गॉड, भाई साहब शीला को अगर ये क्वेश्चन दे दिया भाई, वैसे ही वो ट्रिक के पीछे रहती है, ये तो सोल्व ही नहीं होने वाला है ना। चलो भाई, जब नहीं जानता भाई हमने शीला को, आई थिंक पहचान गए होंगे काफी सारे लोग। कुछ इस तरीके से बेटा उसका दांत होया करता था, और सर पे वो बेटा हमेशा ही ईंट लेके घुमा करती थी, और काफी आज विशाल शरीर हो गया है उसका। और इस तरीके से ये एंड ये, ठीक है, सर को पकड़ते हुए आगे ऐसे चलते हुए। डन। तो भाई जिसको नहीं पता है, सर पे ईंट लेके घुमा करती जी हमारी शीला जी, है ना। और एक दांत यहाँ पे सुनहरा सा दांत रहता था। मैथ्स के पीछे काफी इच्छुक, क्या चल रहा है जिंदगी में ये सब जानना बहुत जरूरी था मैथ्स के अंदर बस, ठीक है। तो ट्रिक वरिकों के पीछे ज्यादा पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें भी करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए डिस्क्रीट डेटा पर आते हैं। डिस्क्रीट डेटा हमारे पास क्या कहते हैं, लेट ऑब्जर्वेशन आर, फिर से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या दे दी है, एक्शन तक ये दे दी है। तो आप जब इसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे ना तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर एन आ जाएंगी, और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/x1 प्लस में 1/x2 प्लस में 1/xn आ जाएगा। यानी कि आपका हार्मोनिक मीन कुछ इस प्रकार निकल कर आ जाएगा। ये आपका क्या बन गया, हार्मोनिक मीन बन गया। डन है जी। अगर आपको सेम इसी तरह की तरीके से वो दे दे, क्या दे दे, जैसे भी फ्रीक्वेंसी वाला दे रखा था है ना, अगर वो अब आपको फ्रीक्वेंसी वाला दे दे, वैसे तो कम चांस है लेकिन भाई कुछ नहीं कह सकते आप किसी को भी। x1 f1 आपने दे दिया, ये आपका x1 हो गया, ये f1 हो गया, नेक्स्ट x2 f2 हो गया, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो xn fn हो गया। जल्दी से निपटा दो सर इसको। hm कितना बनेगा जी, f1 ऊपर सारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है टोटल, अपॉन में, है ना। देखो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या निकल कर आता है, यही तो निकल कर आता है कि कितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो वही बताना है भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में। अब एक एक करके वो करेंगे, दैट इज x1/f1 हो जाएगा, प्लस में x2/x2 हो जाएगा, आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो fn/xn हो जाएगा। ये आपका एचएम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। दोनों याद करके रखना, नोट्स बना के रखना, जो जो क्वेश्चन दूंगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। कुछ बच्चे भाई मैं देख रहा हूँ रेगुलरली बेटा सारे सेशन कर रहे हैं भाई साहब, अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है भाई। यही तुम्हारा मोटिवेशन है, जो पूरी टीम बेटा आपके लिए लग गई है केसरी बैच पे। आज के टाइम पे भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आज के टाइम पे बेटा आज का टाइम पे जो इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है और ऑनलाइन दुनिया में इतना ज्यादा कंटेंट हो चुका है, उसमें से एक तो राइट कंटेंट बाहर निकालना कि क्या मेरे लिए जरूरी है जिससे मेरा पेपर निकल जाए, है ना। और दूसरे में भाई साहब क्वालिटी कंटेंट बाहर निकालना, राइट मतलब भाई क्वालिटी कंटेंट जो फ्री में आपको अवेलेबल हो सके, क्वालिटी कंटेंट फ्री, वो बहुत मुश्किल है, राइट। हर कोई कोई अगर स्ट्रैटेजी भी बताने आता है तो भाई स्ट्रैटेजी बता के घुमा फिरा के अपने कोर्स पे लेके चला जाएगा तुम्हें, भाई मेरा कोर्स ले लो। यूट्यूब पे बेटा कोई फ्री नहीं करा रहा है, जो तुम्हारे लिए बेटा मैं करके आ रहा हूँ दैट इज केसरी बैच, जेब से लगा रहा हूँ पता है मेरे को, बट कोई बात नहीं, इतना थोड़ा सा बर्बाद तुम्हारे लिए हो लेंगे ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, यही बस इसी डेडिकेशन से करते रहेंगे, काम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड आता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास मीन के बाद आती है नेक्स्ट टर्म दैट इज नोन एज मोड या मीडियन। चलो पहले मीडियन कर लेते हैं ना। मीडियन के भी हमसे अच्छे खासे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मीडियन के भी हमसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सारे करके दिखाऊंगा। मीडियन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। इट is the middle most observation, it is the middle most observation when data is arranged in
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपका डेटा अरेंज्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर, तब आपकी जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी वही की वही आपकी सही होगी। ठीक है, ये बात आपने इसके अंदर सबसे पहले याद रखनी है। तो वही दो पार्ट इसके अंदर भी बढ़ जाते हैं, कौन कौन से सर? पहला आ जाता है बेटा हमारे लिए क्या, फॉर डिस्क्रीट डेटा के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है और इसी बात का यूपीएससी फायदा उठाकर तुम्हें सीडीएस में क्वेश्चन देता है। फॉर डिस्क्रीट डेटा की मैं यहाँ पर बात करूँ तो डिस्क्रीट डेटा की, जैसे कि आपने सबसे पहला नोट बना के एक याद रखिएगा एक बात को, क्या? अरेंज द डेटा इन, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले उसको या तो असेंडिंग या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको आप अरेंज करिए, ये पहला पहला काम रहेगा। ठीक है, हमेशा फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा। बस अब यहां से आपके दो पार्ट बन जाते हैं। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन निकली, अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड निकली, तो अगर इवन निकलती है तो आप मीडियन का फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या बनेगा? दैट इज n बाय टू, टूथ टर्म। ठीक है ना, n बाय टू नहीं, n बाय टूथ टर्म प्लस में n बाय टू प्लस वन एथ टर्म। ठीक है, n बाय टू टर्म प्लस में n बाय प्लस वन टर्म डिवाइड बाय टू आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक तो मान लीजिए अगर आपकी 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 में तो मतलब पांचवी ऑब्जर्वेशन प्लस छठी ऑब्जर्वेशन, उसका आधा कर देना। लेकिन सबसे पहला काम अरेंज करेंगे डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे आपने ये वाला काम कर दिया, ओड पर आप आ गए, ओड पर आप जैसे निकल कर आए तो मीडियन आपका कितना आ जाएगा? n प्लस वन बाय टूथ टर्म आपका निकल कर आ जाएगा। डन, ये आपकी टर्म निकल कर आ जाएगी, n प्लस में वन बाय टूथ टर्म आपका निकल कर आ जाएगा। डन, तो इस तरीके से आपने करना। अगर आपका डेटा डिस्क्रीट डेटा में ऐसे दे रखा है कि लेट ऑब्जर्वेशन आर, वो नहीं लिखी हुई आती है ऐसे, लेट ऑब्जर्वेशन आर x1 x2 करते करते xn, है ना, तो वही है n की वैल्यू अगर आपकी इवन है, n की वैल्यू आपकी ओड है, इस तरीके से करना। अब इसी में ना एक और चीज भी आ जाती है, सर ये जो टेबल वाला है क्या ये भी हमारा मीडियन होगा? यस यस, ये भी हमारा डिस्क्रीट डेटा होगा, सॉरी डिस्क्रीट डेटा होगा। और इसमें हम मीडियन कैसे निकालेंगे? f1 x2 f2, ये सारा भी आपका पहले किस में अरेंज होना चाहिए? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप पहला निकालेंगे यानी कि फर्स्ट स्टेप, आप यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट स्टेप, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन f1 प्लस में f2 प्लस में करते करते fn तक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? n। ठीक है, अब भी यहाँ से दो बातें आ गई, अगर n इवन है और n अगर आपका ओड है तो वो जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखवाया है सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पे निकल जाएगा। सबसे पहले आपको बस ये करना होता है, ऐसे नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन से करते हैं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टैट्स की तुम्हें मैं शानदार कुछ क्वेश्चन करा के ही जाऊंगा आज। मीडियन से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। मीडियन वाले ये तो मोड है, ये भी मीडियन है ना, हाँ ये मीडियन है। चलो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ही रहा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ही रहा, दिख रहा होगा सबको अच्छे से, है ना? अब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा फोकस हो रहा होगा। सबसे बड़ा क्या करा करो ना, जब भी पढ़ने बैठो, एक ही चीज बोलूंगा, जब भी पढ़ने बैठो ना इस तरीके से, जैसे देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि यार देखो थोड़ा सा आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, बहुत थक जाता हूँ कितनी सारी क्लासेस से, लेकिन मैंने जो वादा करा है वो पूरा करूंगा आपको कि भाई सीडीएस का रास्ता भी आपका आसान करूंगा हमेशा के लिए। जिंदगी भर आपको कभी फौज में जाने के लिए रिटर्न की चिंता ना लेनी पड़े। इवन जीएस भी मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके फुल स्कोर बन सके। डन, सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी ऐसे पढ़ने लगो तो बेटा फुल स्क्रीन कर लिया करो। ऐसे मत पढ़ा करो कि आप यूट्यूब के स्क्रीन से पढ़े, फुल स्क्रीन करके इसको ओपन कर लिया करो। अगर डेस्कटॉप पे पढ़ रहे हो तो डेस्कटॉप पे फुल स्क्रीन कर लिया करो, या फिर आप इसको मोबाइल में पढ़ रहे हो तो मोबाइल में फुल स्क्रीन करके पढ़ा करो। देखना क्या शानदार फोकस निकल कर आएगा, इतना शानदार फोकस निकल कर आएगा, तुम कहोगे यार मजा आ रहा है भाई, भाई मजा आ रहा है, असली चीजें तो यहाँ सीखने को मिल रही है। डन, अभी तो चैप्टर अगला स्टार्ट होगा, देखना परसेंटेज वगैरह का स्टार्ट करूंगा, रेशोज वाला। तुम कहोगे सर मजा आ गया जिंदगी के ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चला जाओ, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपको ये चीजों का बस ध्यान रखना, फुल स्क्रीन कर लेना तब आराम से पढ़ना। पहले पहले आप क्या करो, इसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर दो। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपने करा कितना हो जाएगा? 3 4 5 8 हो गया। पहले तो देखो ये डेटा आपका अरेंज्ड है ना, उसमें क्या कहते हैं, कौन सी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में? हाँ, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 16, 18। यहाँ अगर गड़बड़ कर दी ना यूपीएससी गर्दन पकड़ लेगा और फिर छोड़ेगा नहीं। फिर वही बात होगी, सर मेरा आंसर तो आ जाते हैं लेकिन वहां पे पेपर में भी मिल जाते हैं ऑप्शन, लेकिन सर पीडीएफ में नाम नहीं आता।
कैसे आएगा बेटा जब तो एक छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखेगा तो। 3 5 इनका सम करेंगे, 5 6 7 8 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, 14 हो के बाद 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और 4 आपके पास 18 हो गया, 18 और 4 आपके पास 22 हो गया, 22 और 3 25। तो 25 मतलब ओड, तो ओड निकलाएगा तो इसका मीडियन बेटा कौन से वाली टर्म होगी, मीडियन होगी इसकी 25 + 1/2th टर्म। ये नंबर नहीं होगा भाई, कुछ नहीं, कम में इसको नंबर ही लगा देते हैं। 13th टर्म। 13th टर्म देखो शुरू से कैसे होगी, आपको डेटा को समझना आना चाहिए, ठीक है। आपसे भी अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको डेटा को समझना आना चाहिए। भाई क्या कह रहा है, 10 को कितनी बारी लगा दे, 3 बारी, यही मतलब है इसका। अरे यही कहना चाह रहा है। अगले में 12 को कितनी बारी लगा दे, 5 बारी, 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी बारी कौन आ रहा है, तो 10 कितनी बारी आ रहा है, 12 कितनी बारी आ रहा है, 14 कितनी बारी आ रहा है, ये आपको बताना होता है। तो 13वीं टर्म देखनी है, तो 3 ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 और 3 हो गई हमारी 8, 8 और 6 14, है ना। यानी कि 13th टर्म अगर मैं 14 को यहाँ पे 6 बारी लिख रहा हूँ, है ना, 4 15 और यहाँ पे है ना 6 बारी लिख दिया मैंने, तो 8 9वीं टर्म, 10वीं टर्म, 11वीं टर्म, 12वीं टर्म और 13वीं टर्म। तो मेरी 13वीं टर्म क्या आएगी, 14। तो आंसर मेरा बेटा क्या हो जाएगा, 14 इज राइट आंसर। ऐसे आपको इसका मीडियन निकालना होता है। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई तकलीफ हो तो भाई ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये है अकेडमी नंबर पे कॉल करें। कुछ तकलीफ लेनी है, कुछ पूछना है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, अकेडमी नंबर। कुछ भी डेटा या आपको कोर्स वगैरह पूछना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आपको अगर मेरे से बात करनी है तो अब इस पर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। डन, अगले पे आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके दिखाता हूँ, चलो वो आप करके दिखाना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए ताकि पता चल जाए मेरे लड्डू सारे के सारे रेगुलर तरीके से पढ़ रहे हैं और सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, मजाक नहीं है चल रहा है, एक्चुअल में पढ़ रहे हैं। डन, तो इसका आंसर मेरे को ना चाहिए, कमेंट में टैग कर देना, नंबर लगा देना भाई, दिल दे दूंगा, पिन कर दूंगा। आंसर इन कमेंट सेक्शन मुझे चाहिए होगा, जैसे तैसे करके हर हालत में इसके आंसर का मैं इंतजार रहेगा, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। मैं देख रहा हूँ, देख रहे हो, ओ भाई, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब देख रहे हो कितना शानदार चश्मा, ओ ओ ये कैसा सा चश्मा लगाया है, चश्मा चिपकाया है। चलो कोई ऐसा नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बाद मीडियन के बाद हमारे आती है दूसरी, दैट इज ग्रुप क्लास के लिए भी अगर हम बात कर लेते हैं, दैट इज ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के भी बारे में हमसे अच्छे खासा पूछा जाता है, आप भी जानते हैं। ग्रुप डेटा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वही हमारे पास क्लास इंटरवल की पहले बनती है, बगल में हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है। क्वेश्चन भी अभी इसके मैं कराऊंगा। क्लास इंटरवल में मान लेते हैं जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, फिर अगला होता है 20 से 30, फिर अगला होता है 30 से 40, ये सारा चलता है। सामने वाले उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, F1 F2 F3 और F4 बन जाता है। यहाँ पर हम निकालते हैं CF, दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या बनेगी, F1, फिर हम करेंगे F1 प्लस F2, फिर हम करेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 करेंगे, फिर हम करेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ऐसे कर करके हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाते हैं, राइट। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाते हैं, एक एक फ्रीक्वेंसी को सम कर करके, F1 को फिर F2 के साथ, फिर उसके साथ एक एक फ्रीक्वेंसी को सम करके हम पूरी ऐसे की टेबल रेडी करते हैं। और बाकी की बात कर देता है हमारा फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H होता है। क्या है ये सारी चीजें, सबसे पहले आपको यहां पे फाइंड करनी होती है मीडियन क्लास। कौन सी क्लास, मीडियन क्लास। समझ लो, अभी सारी चीजें क्वेश्चनों के माध्यम से कराऊंगा। फाइंड मीडियन क्लास, वो कैसे निकलती है, आपको n/2 फाइंड करना होता है। सबसे पहले n/2 फाइंड n/2, है ना, ये नहीं लिखते, इसको लिख देता हूं मैं ऐसे, कैसे, ऐसे। इसको आपको क्या फाइंड करना होता है, n/2। तो जो भी नंबर आता है उसको आप CF में ढूंढते हो, ऐसा नंबर जो, अभी क्वेश्चन की हेल्प से कराऊंगा, ऐसा नंबर जो n/2 से छोटा हो, है ना, मतलब सॉरी n/2 से बड़ा हो और उसके पास भी हो, ठीक है, n/2 से बड़ा हो और उसके पास भी हो। डन, तो वो वाली क्लास, कोरस्पॉन्डिंग क्लास क्या हो जाती है, मीडियन क्लास हो जाती है। अभी क्वेश्चन से कराऊंगा, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। ऐसा नंबर जो n/2 से बड़ा हो और उसके पास भी हो, और उससे बड़ा भी हो, तो वो वाला हमारा नंबर क्या कहलाता है, उसका मीडियन क्लास कहलाता है, क्लासनिक क्लास कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए, मैं मान लेता अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे, ये मेरी हो गई मीडियन क्लास MC मीडियन क्लास, ठीक है। मान लेते हैं एक तौर पे हमारी ये मीडियन क्लास होगी, तो सामने वाली जो होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, इसके ऊपर वाली जो होगी वो उसकी CF कहलाएगी, इसकी जो छोटी क्लास होगी वो L कहलाएगी। H क्या होता है यहाँ पर, सर H होता है क्लास वेट,
जो कि हमारा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर। ये तुम्हें मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। एन होता है सम, एल आपको बता दिया। ये सब फॉर्मूले पुट करो, अपना आंसर पाओ। एंड ध्यान रखिएगा आपका आंसर, आंसर ऑलवेज कम्स इन मीडियन क्लास, कम्स मतलब आंसर, ये ध्यान रखना, आंसर विल ऑलवेज कम, ऑलवेज कम फ्रॉम मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जो निकाली है ना, उसी में से ही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन गलती कर दिए हो जनाब, आप उसको ठीक करिए। डन। अगला इसके बाद आता है हमारे पास आंसर विल ऑलवेज कम फ्रॉम मीडियन क्लास। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट हमारे को याद रखना है मीडियन ग्राफिकली कैसे फाइंड किया जाता है। ओजाइव कर्व याद होगा सबको, ओजाइव कर्व इज यूज टू फाइंड मीडियन, टू फाइंड मीडियन ग्राफिकली। ये फर्स्ट क्लास में मैंने बता दिया था। टू फाइंड मीडियन क्लास नहीं, टू फाइंड मीडियन ग्राफिकली, है ना। हाँ, टू फाइंड मीडियन ग्राफिकली, ग्राफिकली निकालने के लिए हमें ओजाइव कर्व का इस्तेमाल करना होता है। डन, वेरी गुड। तो ये हमारे पास है ग्रुप डेटा के लिए। और ये भी एक क्वेश्चन करते हैं, इसका देखते हैं कुछ आसान सा छोटा सा क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि यार लेंथी क्वेश्चन तो काफी लंबे ले चले जाएंगे। चलो ये वाला कराए, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक है वहां पर पूरे पैराग्राफ में आते हैं। मतलब ये समझ के चलो सीडीएस का मैथ्स का रिटर्न आसान है, मैथ्स का रिटर्न आसान है भाई। पहले तुम्हारा एनडीए का काम आसान कराना, अब मैं करूंगा तुम्हारा सीडीएस का काम आसान। एनडीए में भी भाई साहब अपने आप को पता नहीं क्या क्या खुद की तारीफ है, खेलम खेल लग रहे हैं। अपने कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई, क्या पढ़ा रहा है, क्या समझ आ रहा है। अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने क्वेश्चनों का लेवल नहीं देख रहे, अपनी प्रैक्टिस शीट नहीं देख रहे, अपनी तारीफें तो कर ले पहले, बच्चे को गुमराह तो कर ले पहले। तो भाई वो काम तुम्हारा आसान करा। एनडीए, एनडीए के अंदर बेटा मैं बात करूं तो अकेला मैं हूं यूट्यूब पे जो बेटा स्पेशल 30 कराता है एनडीए के अंदर, जिसके अंदर हम जेई के टॉप नॉच क्वेश्चन है जो बेटा हमारे एनडीए को सिखा, एनडीए के अंदर आते हैं, और उस क्वेश्चनों की हेल्प से अदर क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे। वो अकेला मैं कराता था, तो वही काम को आसान करवाऊंगा तुम्हारे सीडीएस में भी, ताकि आप सीडीएस के साथ साथ अगर आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम भी दे रहे हो ना भाई, देखो प्लान भी लेके चलना होता है। आज के जमाने में इतना कंपटीशन, इतनी पॉपुलेशन, इतनी बेरोजगारी को देखते हुए मैं कहूँ बेटा नहीं 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 नहीं, अपने आप को कमरे में बंद कर ले, एक ही चीज पे फोकस कर ले, हो जाएगा हो जाएगा। अरे भाई तू तो भाई, हम तो यहाँ से पढ़ा पढ़ा के और रोटी खा लेंगे, तुम कैसे करोगे अगर रह गए तो? तुम कैसे करोगे रह गए तो अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करो ना। अगर तुम्हारा छोटा भाई खुद का हो तो क्या करोगे? क्या खेल दोगे उसके साथ? ऐसे नहीं खेल सकते। तो साथ साथ सीजीएल भी कर सको, या फिर कोई और एग्जाम भी, गवर्नमेंट एग्जाम आप दे रहे हो तो वो भी आप कर सको। तो उसी लेवल पे आपके में प्रैक्टिस सेशन या धुआंधार तरीके से चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब एनडी के बाद सीडीएस को फटाफट से मैं लाइन पे लाता हूँ। अब देखो बेटा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया बेटा तेरे को क्या दे रखे है, एज दे रखे है। एज की बात करें तो बेटा 0 से 10 हो गई, नेक्स्ट होगी बेटा 10 से 20, अगला 20 से 30, नेक्स्ट होगा 30 से 40, अगला बेटा 40 से 50। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं, दैट इज नंबर ऑफ पर्सन की बात करूं तो, नंबर ऑफ पर्सन की यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। पहला हो गया 5, फिर हो गया 25, फिर हो गया x, और फिर हो गया 18, और फिर हो गया 7, ठीक है। यानी कि ये आपकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना। अब आपको ये भी पता है बगल में क्या निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है बगल में, बोलो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 5, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस x, और ये 48 प्लस एक्स, और ये दैट इज 55 प्लस एक्स हो जाएगा। डन जी, डन। तो यहां पर आपको एक चीजों का ध्यान रखना है, मीडियन क्या दे रखा है बेटे, आपको 24 दे रखा है। तो जो भी मीडियन आपको दे रखा है ना, जो भी मीडियन आपको दे रखा है वही आपकी मीडियन क्लास होती है। जो भी मीडियन आपको दे रखा है दैट इज ये, यही आपकी मीडियन क्लास में लाई करेगा। मैंने अभी अभी आपको लिखवाई थी ये बात कि आपका मीडियन आंसर विल ऑलवेज कम फ्रॉम मीडियन क्लास। तो यानी कि ये 24 जो है तेरा मीडियन क्लास में होगा। तो 24 कहां लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये तुम्हारी मीडियन क्लास कहलाएगी, राइट, ये तुम्हारी मीडियन क्लास कहलाएगी। ऐसे आपको निकालनी थी मीडियन क्लास, बस सामने वाला फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाला सी एफ, आंसर निकलाया तो मीडियन का यहां से फॉर्मूला निकलाएगा। मीडियन इज इक्वल टू, अगर दे रखा है तो बहुत अच्छा है, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता, मजे ही मजे जिंदगी के, अपॉन एफ इंटू में एच आ जाएगा। डन। तो लोअर लिमिट आपकी कितनी होगी है जरा बताएंगे, ठीक है, जरा बताएंगे आप, लोअर लिमिट आपकी कितनी होगी है, 20 होगी है ना। थोड़ा सा मैं इसको ना, हाँ 20 होगी है। n/2 यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है, 55 प्लस एक्स है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए
दैट इज 55 प्लस एक्स बाई टू। सी एफ आपने कितना लिया था 30 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है एक्स और क्लास हाइट कितनी है 10 और ये कितना दे रखा है 24। इसको उधर लेकर जाऊंगा तो 4 बच जाएगा और ये मेरा 55 प्लस एक्स एलसीएम ले रहा हूं। आई होप आपने अपनी कैलकुलेशन खुद कर रहे होंगे, हाथ पैन अपने चलते रहने चाहिए। मैथ्स कर रहे हो कोई यहाँ पे तुम्हें सामाजिक ज्ञान भी नहीं पढ़ा रहा, मुझे सुन लेना पहले मेरी। 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद बेटे मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये मेरा, चलो मैं पीछे करता हूँ ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू कितना बनेगा 55 एक्स माइनस 5 इंटू में 5 एक्स माइनस 5 इंटू में 5 बन जाएगा। तो ये आपका कितना बनेगा 5 है ना, ये कितना बनेगा भाई 5x माइनस 25 बन जाएगा ठीक है। और वो 4x हो गया क्योंकि वो x वहाँ चला गया ना, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, हाँ ठीक है। तो 5 माइनस में 5 हो गया ठीक है। तो इसको उधर ले आऊंगा तो 25 और ये इधर जाएगा तो x बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। आई होप तुम्हें अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो भाई साहब कमेंट है मुझे जरूर अच्छा सा यार एक दे के जाना, दे के मतलब लिख के जाना, यही प्यारा सा मोटिवेशन लेके खुश रहता हूँ। देख रहे हो, अरे सर, अरे भाई अब मेरे बाल बाल आ गया भाई अच्छे से, तुमने देखा होगा शॉर्ट में। तुम शायद मेरे से तब से पढ़ रहे हो जब बाल आए फिर चले गए फिर आए फिर चले गए। सर ये क्या चल रहा है, ये कैसी बंजर जमीन है यहाँ पे, तो भाई साहब कैसे करें सर, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा हंस भी लिया करो। मीडियन के बाद होता है बेटा मोड, थोड़ा हंस भी लिया करो वीरे, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना हंसोगे उतना आगे बढ़ोगे। अगला मोड भी फिर से वही 2 बातें हो गई। आज मैं इसको खत्म करूंगा, थ्योरी में खत्म है ये ठीक है ना। हाँ सर मोड के ऊपर बातें चलते हैं अब। सर ठीक है समझ गया। मोड फिर से वही 2 टाइप के डेटा के लिए, पहले डिस्क्रीट डेटा के लिए, पहले हम किसके लिए करेंगे दैट इज डिस्क्रीट डेटा के लिए। डिस्क्रीट डेटा आप जानते हैं कौन कौन सा होगा, लेट ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 करते करते xn तक होगा। तो मोड हमारा यहाँ पे क्या होता है द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। मोड हमारा क्या होगा द ऑब्जर्वेशन मतलब जो सबसे ज्यादा बारी आती है ना, द ऑब्जर्वेशन विच कम्स ठीक है, द ऑब्जर्वेशन विच कम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो कि हमारी सबसे ज्यादा बारी आती है, विच कम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या फिर विद हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड ऑफ डेटा, इज कॉल्ड मोड ऑफ डेटा। भाई पुराने अगर नोट्स है तो उसी में मॉडिफाई कर लेना, नहीं है तो बना लो यार, सीडीएस के क्या जा रहा है, जितना लिखोगे उतना आगे बढ़ोगे। पुराने हैं तो बेटा उसको मोड करोगे। काफी सारे टॉपिक है जो हमारे उस पर भी आते हैं, इधर भी आते हैं, एनडी में भी आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं, लेकिन सीडीएस में थोड़े आसान है वो। सीडीएस के अपने भी कुछ सारे टॉपिक हैं, उनके भी तो बनाने ही पड़ेंगे ना, इसलिए बेहतर है इसको भी आप लिखिए लो। कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी टॉपिक ले रखे हम यहाँ पे। डन। आज उसे मोड ऑफ डेटा कहते हैं लाइक। तो इसमें मैं अब आपको एक चलो एक क्वेश्चन से कराऊं क्या, नहीं है, ग्रुप डेटा की ज़्यादा दे रखे। चलो इसका ग्रुप डेटा का सीखते हैं पहले ना, ठीक है। फॉर ग्रुप डेटा के लिए इसी में ही अगला हमारे सिंपल है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वही आपने बता देना है। उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज ग्रुप डेटा। अगर मेरे पास बात उठती है किसकी, ग्रुप डेटा की, द ग्रुप डेटा हमारे पास कौन सा होगा, ग्रुप डेटा बोले तो दैट इज क्लास इंटरवल और सामने आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो जाएगी सामने वाली उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। F1, F2, F3, F5 हो जाएगी। डन है जी यहाँ तक, राइट सर। अब आपको निकालनी है मोड क्लास। तो बेटा मोड आपको क्या फॉर्मूला होगा, मोड इज इक्वल टू L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H हो जाएगा। डन। तो यहाँ पे भी तुम्हें पहले पहले क्या फाइंड करनी है, मोड क्लास। फाइंड मोड क्लास कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसी क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो उसे हम क्या कहते हैं, मोड क्लास कहते हैं। तो मैं एग्जांपल के यहाँ पे CFVF नहीं बनानी होती, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर ना ये ले ली मेरी, मान लेता हूँ ये मेरी क्या निकल कर आ गई है, मोड क्लास निकल कर आ गई है। अब वही 2 बातें देखो याद रखना। अब मैं देखो फिर ऐसे करोगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब मैं अगर से पूछूं तो आंसर आपका कहां से आएगा हमेशा,
आंसर विल ऑलवेज कम फ्रॉम मेन। आंसर विल ऑलवेज कम फ्रॉम, विल ऑलवेज कम फ्रॉम कहां से आएगा? मिडिल क्लास, ओ मोड क्लास से। मिडिल क्लास कह रहा हूं, देख रहे हो, फ्रॉम मोड क्लास से। देख रहे हो शॉर्ट देख देख के क्या हो रखा है हमको। आंसर विल ऑलवेज कम फ्रॉम मोड क्लास। दूसरा कैसे ग्राफिकली फाइंड की जाती है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज यूज टू फाइंड मोड ग्राफिकली। ठीक है, मोड ग्राफिकली। ग्राफिकली मोड अगर आपको निकालना है तो आपको हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोड क्लास जैसी आपके निकल गई तो सामने वाले को आप क्या बोलेंगे? F1, उसके ऊपर वाली को F0। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, ये सामने वाला बन जाएगा F1, ये ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रहेगी आपकी L। H आपको पता ही है, पुट करिए, आंसर पाइए, आगे बढ़ जाइए, स्वाहा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमें मोड के अंदर याद रखनी है। चलो एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, चीजें थोड़ी सी याद रह जाए। क्योंकि क्वेश्चन जितने करेंगे भाई स्टैट्स में उतना बेहतर है हमारे लिए, है ना। चला जा, नेक्स्ट आता जी हमारे पास, हमने कर ली बेटा क्लास। ठीक है, हमने कर ली बेटा क्लास। क्लास हमारे पास है 0 से 5। क्लास हमारे पास है क्या? दैट इज 0 से 5। अगली है 5 से 10। अगली है 10 से 15। उससे अगली है 15 से 20। फिर है 20 से 25। नेक्स्ट इज 25 से 30। सामने वाली हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सामने वाली हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में बात करें तो 2, 7, 18, 10, 8, 5। डन। मीडियन मोड हमें निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? मोड क्लास फाइंड करेंगे सर, मोड क्लास। मोड क्लास कौन होगी? द क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये रही तुम्हारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये होगी मोड क्लास। सामने वाला F1, F0, नीचे वाला F2 हो जाएगा। डन। बस अब मोड क्लास का फॉर्मूला लिख दीजिए। मोड क्लास आपने निकल ली। अब मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में S। अरे समझ आ रहा है? बताते रहना मुझे कमेंट में, है बताते रहना सर, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा बोलेंगे तो भाई देखो फिर और बनाता रहूंगा, जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा एक ही महीने में निपटा दूं मैथ्स। कोशिश ये रहेगी मेरी पूरी की ना, एक ही महीने में फिर निपटा दूं मैं। ठीक है, तो बट बता देना यार, अपना जोश हाई रख के रखना, पता चले मेरे को, मैं जो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना कमेंट सेक्शन में दे के जाना मेरे को आंसर, मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई मेरे सारे लड्डू पढ़ रहे हैं रेगुलरली, और मुझे भी पढ़ के फटाफट से इनको बताना है। ठीक है, मतलब सारा कोर्स प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो n/2, तो n क्या हो जाएगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करिए। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने जैसे ही यहाँ पर करी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने जैसे ही यहाँ पर करी तो मेरा कितना हो जाएगा? 7, 8, 9, 9, 18 और 9 27 हो गया, 27 और 10 37 हो गया, 37 और 37 और 8 45 और 5 50 हो गया। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका n होता है विच इज इक्वल टू 50/2। अरे ये तो मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया, देख रहे हो? शॉर्ट देखने की आदत देख रहे हो क्या हो रही है भाई? तुम इंस्टाग्राम से बच के रहो भाई जितना हो सकता है, दिमाग कहीं कहीं से और चल रहा है, थोड़ा सा बच के रहेंगे भाई। ठीक है, F1 माइनस F0 F2 इंटू में H होता है, देख रहे हो? सबको सही करके, और मैं कहाँ पे मीडियन निकाल के मोड निकाल दे रहा है भाई, ये कुछ भी कर रहा है। L की बात करेंगे तो 10 आ जाएगा, F1 की बात करेंगे तो 18 हो जाएगा, F0 की बात करेंगे 7 हो जाएगा, 18 दूनी 36, F0 फिर से आपका 7, F2 आपका 10। मतलब आपको इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा ना, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, बूढ़े हो रहे हैं सर। H क्लास हाइट हमारी 5 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो 10, 18 में से 7 जाएंगे तो आपके 11, है ना, 8 में 7 गए जी, आपका 11 बचेगा। 36 में से 17 कितना बचेगा? 19, है ना, 36 में 17 गए जी, 19 को करीब बचेगा ना, 10 और 17 हो गया ना, हाँ सर ठीक है, और 17 इसमें से जाएगा तो सर बचेगा 19, हाँ। तो 10 प्लस में 11, 5, 55 अपॉन में 19, 19 2 38, 19 3 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 19 2 38 हो जाएगा, 19 3 57, मतलब तो आप अप्रोक्सीमेट लगा के चलो, 10 और 2 12 पॉइंट समथिंग कुछ हमारा ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, 12 पॉइंट अप्रोक्सीमेट हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा। आई होप सबको भाई मोड निकालना आ गया होगा, और ये देखो आपका मोड ना इस क्लास के बीच में भी है, तो यस आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वो डेसिमल थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मीन, मीडियन, मोड होते हैं तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं।
अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कुछ हमारे पास आती है खास बातें और कुछ हमारे पास ट्रिक्स जो हमें इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, पहले आ जाएगा इसकी कुछ खास बातें पे। खास बातें जो हमें इसकी याद रखनी है, जिसके अंदर सबसे पहला है इनके बीच का इंपीरिकल रिलेशन। इनके बीच का इंपीरिकल रिलेशन, ठीक है। इंपीरिकल रिलेशन हमारा क्या होता है, दैट इज 3 मीन ना, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। सॉरी, 3 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये रिलेशन याद रखना, इससे रिलेटेड हमारे सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं। दूसरी हमारी, ऐसा ना हो पेपर आया और एमएसटी नहीं आया। एमएसटी देखो क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसी से ज्यादा समझ आती है, आप भी जानते हैं और बच्चे खुद भी बताते हैं सर क्वेश्चन कराते हो ना उसके साथ साथ तो वो याद भी रहती है। ऐसे ना भूल जाते हैं, बहुत सारी इकट्ठी होती रहती है ना। बात भी सही है, चलो फिर भी कुछ है जो लिख लो। एक मिनट भाई, खांसी हो रही है यार, अच्छी खासी। एक सेकंड ब्रेक है। हम्म, हम्म। चलो भाई, असुविधा के लिए खेद, बाकी तो ठीक है। चलो एमएसटी पर ध्यान देते हैं, रिप्लेसमेंट वाले। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, लाइक आपको बोला जाएगा भाई ये ऑब्जर्वेशन है, आपको ये बोला जाएगा भाई ये ऑब्जर्वेशन है आपके सामने। ठीक है, ये आपके सामने ना ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए x1 x2 ऐसे करते करते xn है, तो इसमें से xn को बाहर निकाल दिया, आउट कर दिया। ठीक है, तो बच कितने गई, x1 से लेके xn-1 तक बच गई। लेकिन अब ना नई ऑब्जर्वेशन को ला दिया। ठीक है, नई ऑब्जर्वेशन को मान लीजिए k ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया, xn को बाहर कर दिया, k को n कर दिया, वो बाहर ये अंदर। तो बताओ नया मीन क्या होगा। या फिर कभी कभी ये पहले टाइप हो गया, दूसरा आपको देखने को मिलता है कि ना मिसरीड हो गई। मिसरीड मतलब मीन निकाल रहा था तो मैंने 36 को 63 पढ़ लिया, है ना, गलती से, और वो ना सही कर दो, 36 लगा दो और नया मीन सही मीन बता दो। सही मीन बता दो क्या हुआ अगर ये लगा देते हैं तो इसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। उसको हटाया, इसको लगाया, तो भाई सीधी सी एमएसटी याद रखनी है आपको। कोई इसके अंदर बड़ा काम नहीं है, सीधी सी आपको एमएसटी याद रखनी है, जिसके अंदर पहली पहली हमारी बनकर आती है, दैट इज न्यू मीन। न्यू मीन विल बी इक्वल टू, अगर हम बात करें तो हमारा बनेगा भाई न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन। बस ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं चलो भी, प्लस सही वाली ले लेनी है, मतलब सही से ले लेनी है, सही वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो ले लेनी है, गलत वाली जो है वो बाहर निकाल देनी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन सेम इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन सेम, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन सेम, अगर रिमेन सेम। ठीक है, अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगी ना तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बट 99% क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं बदलते हैं, फिर ना कैलकुलेशन ना लंबी चली जाती है। उनका ये काम नहीं है कि आपसे बैठ के आप जेई के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, वो स्मार्ट अप्रोच है, क्वेश्चन सोल्व करके दे। तो जो सही वाली ऑब्जर्वेशन है, मान लो जैसे सही 36 थी डाल दिया, गलत जो थी वो बाहर निकाल दिया, या फिर एक्सन को के को डाल दिया, एक्सन को बाहर निकाल दिया, ऐसे आपने करना और सेकंडों में अपना आंसर पाके साइड हो जाना है। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। एक सेकंड रुक जाओ भाई, अरे बाबा दिख नहीं रहा है, अरे बाबा एक सेकंड, है ना, हाँ एक सेकंड हुआ, ये रहा जी। ठीक है, उसी टाइम आपने साइड हो जाना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन के बाद थर्ड आती है हमारे पास, इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। कुछ हमारे पास ना इसके ड्रॉबैक्स होते हैं, वो आपसे ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहली पॉइंट क्या करें, मीन डेविएट्स टुवर्ड हायर वैल्यू, मीन डेविएट्स टुवर्ड्स हायर वैल्यू। मीन आपका हमेशा ना, मीन डेविएट्स टुवर्ड्स हायर वैल्यू, हमेशा आपका मीन हायर वैल्यूज की तरफ डेविएट होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप एक भी ऑब्जर्वेशन बढ़ा देंगे, मतलब जैसे कि समझ लो फॉर एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, अगर आपने भाई मीन निकाला 2 4 6 8 10 का अपॉन 5 कितना बनता है देखें, 6 4 10, ओ 10 2 12, 12 और 8 20 और एक 30, 30 अपॉन 5 कितना हो गया, 6 हो गया। डन। नाउ एक तो ये हो गया, अब आपने ये लिया, दूसरा वाला सुनिएगा आप, है ना, दूसरे वाला सुनिएगा, दूसरे वाला क्या कह रहा है आपसे, दूसरे वाला कह रहा है भाई 2 4 6 8 प्लस, एक ही बढ़ा रहा हूं, ज्यादा नहीं बढ़ा रहा, ज्यादा नहीं 50 कर दिया अपॉन 5।
6 4 10 और 10 20 और ये कितना हो गया 70 है ना। 70/5 कितना होता है 70? बोलिए। दैट इज 5 से जाएगा जी आपका 14 पे जाएगा ना। हाँ 5 से 1 पे 2 पे जाएगा 5 पे 14 आ गया। यानी कि क्या हो रहा है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के कारण, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के कारण मीन उसकी तरफ डेविएट हो गया। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन बड़ी क्या हुई, मीन उसकी तरफ ही मुड़ गया। अरे भाई ये तो भाई साहब जिंदगी की वाली बात हो गई भाई। थोड़ा सा हम डूबे क्या कि आपने दूसरी दूसरी बोट पकड़ ली। क्या बात है, दूसरी कश्ती पकड़ ली। ठीक है। हाँ तो वही वाली बात है, तो डेविएट टुवर्ड हायर वैल्यू होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ 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 हाँ। अगला मीडियन भी बेटा कुछ खास बताता नहीं है। मीडियन का क्या है, मीडियन ओनली गिव्स ओनली मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, ओनली मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, गिव्स ओनली मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मीडियन हमेशा आपका मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देता है। नेक्स्ट मोड क्या देता है, मोड गिव्स ओनली हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन विच अकरिंग हाईएस्ट नंबर, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। या फिर मिड गिव्स ओनली मोड गिव्स ऑब्जर्वेशन विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, दैट्स इट ओनली। इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब डिसीजन मेकिंग में ये हमारी हेल्प नहीं करते, डिसीजन मेकिंग में हमारी कोई हेल्प नहीं करते। मीन की बात करें तो ये बड़ी वैल्यू की तरफ चला जाता है, अगर बड़ी कर दोगे तो मीन भी बड़ा हो जाएगा, छोटी कर दोगे तो छोटा हो जाएगा। मीडियन भी कोई हेल्प नहीं करता, सिर्फ बीच की एक वैल्यू बता देता है, कह रहा अपने आप देख लो डेटा कैसा है। मोड भी भाई क्या कहता है, भाई जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रहा है बस वही बताऊंगा, उसके अलावा नहीं बता पाऊंगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास मेन मीडियन मोड की कहानी, लेकिन हमें टॉपिक भी जल्दी से इसको खत्म करना है थोड़ी सी। अब हम इसकी एमएसटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारी मोइस, जिसको एमएसटी नहीं पता है भाई दोस्तों यारों को अपने बता दीजिएगा, दैट इज मोइसर्ट्रिक टेबल। ठीक है ना, मोइसर्ट्रिक टेबल भाई पूरी की पूरी तो मैं एमएसटी की टेबल बनाता हूँ, अगले पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ना देखो ये कुछ टॉपिक आते हैं, लाइक आपको बोला जाता है भाई कुछ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 xn, इनका ना मीन मैं दे रहा हूं x बार, कुछ भी ऐसा। अब इसमें चेंजेस कराए जाते हैं, सुनिएगा। अब इनमें ना चेंजेस कराए जाते हैं, पहले समझ लो फिर मैं करा दूंगा। ठीक है ना, पहले समझ लो यार, समझ नहीं आएगा तो फायदा क्या। अब इसमें ना चेंजेस कराए जाते हैं। चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सर हर ऑब्जर्वेशन को ना k से मल्टीप्लाई कर दे, एक ही सेम कॉन्स्टेंट से, अलग अलग से नहीं, अलग अलग से होगा तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। या फिर हम एक ऑब्जर्वेशन में ना प्लस कर दे, कुछ कांस्टेंट को ना प्लस कर दे के, फिर x2 प्लस के, फिर ऐसे करते करते xn प्लस के कर दे। फिर हम लास्ट वाले में ना एक के को ना माइनस कर दे, x2 माइनस के करते करते xn माइनस के कर दे। राइट, मतलब प्लस हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है। या फिर मैं आपको चलो इसमें एक और भी ले लेता हूं, डिवीजन कर दे। मतलब कांस्टेंट आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, या आपका कांस्टेंट ना आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है। ये आपको दे रखा होता है कि आपने मुझे ये ऑब्जर्वेशन दी थी, तो मैंने उसके अंदर के से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर के ऐड कर दिया, या फिर के माइनस कर दिया, या फिर के से डिवाइड कर दिया। तो बताइए न्यू मीन आपका क्या होगा, अब नया मीन क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ मीन पे नहीं, मीडियन पे भी आते हैं, मोड पे भी आते हैं। और अगर मैं उसके साथ साथ बताऊं तो आपको आगे मीन डेविएशन वगैरह में भी आपको ये वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देना लगाते हुए फटाफट से इस बात को। ये जो हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है ना, है ना, ये जो हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, ये जो हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। इसको हम बेटा बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। डन। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं भाई हमारा चेंज ऑफ स्केल आ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारा चेंज ऑफ स्केल। इसी के बाद आगे मैं आगे बढ़ता हूं तो नेक्स्ट आता है, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। ये भी हमारा चेंज ऑफ स्केल होता है, ये भी हमारा चेंज ऑफ स्केल होता है। ठीक है, ये भी हमारा चेंज ऑफ स्केल, ये भी हमारा चेंज ऑफ स्केल होता है। इसके बाद में अगर बात करूं प्लस माइनस की, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजन। क्या बोलेगा, चेंज ऑफ ओरिजन। तो ये दोनों के दोनों को हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजन। ठीक है, तो आपको अगर ये शॉर्ट में लिखना है, भाई ये फोन आ रहा है किसी का पता नहीं, चलो बाद में देखेंगे, पहले क्लास कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, है ना, बाद में देखेंगे। ठीक है, फोन आ रहा है, चलो। चेंज ऑफ ओरिजन, चेंज ऑफ ओरिजन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो चेंज ऑफ ओरिजन क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि एडिशन हो रहा है या फिर आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है।
किसी सेम कांस्टेंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम कांस्टेंट, ठीक है, किसी सेम कांस्टेंट का एडिशन हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। चेंज ऑफ स्केल की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, क्योंकि वो आपसे इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन, उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल और इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो बताइए नया मीन क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी टेबल बना के रखनी है, सीधी सी एमएसटी टेबल की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मेरा चेंज ऑफ ओरिजिन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारे पास चेंज ऑफ स्केल। ये हो जाएगा हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन और ये हमारे पास हो जाएगा जी चेंज ऑफ स्केल हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरी की पूरी ना ये ले, ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी चेंज ऑफ स्केल हो जाएगा। डन, ये हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन, ये हो गया चेंज ऑफ स्केल। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये हो गया हमारे पास मीन, फिर हमारे पास हो जाएगा मीडियन, फिर हमारे पास हो जाएगा मोड। ये तीन हमने याद रखने हैं। सबसे पहले मीन की बात करें, चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस या फिर माइनस, और इसका हम बात करें तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ये दो टर्म होती है। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं मीन को, मतलब अगर आप कुछ ऐड कर देते हो कांस्टेंट तो हमारे मीन के अंदर भी वो ऐड हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और चेंज ऑफ स्केल की बात करूं तो अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आप डिवाइड कर देते हो तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने इसके अंदर याद रखनी है। सेम अगर मैं बात करूं मीडियन भी, मीडियन मोड, मोड मीडियन और मोड मीडियन और मीन ये भाई बहन होते हैं, सब इसी तरीके से चलते हैं। मीडियन के अंदर भी प्लस माइनस करोगे तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास आता है मोड, मोड में भी हमारे पास अगर प्लस करोगे तो प्लस, माइनस करोगे तो माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे तो डिवाइड। लेकिन इसके साथ साथ आपको अभी मैं आगे मीन डेविएशन कराऊंगा, वो भी आप अभी से लिख लो कहीं बाद में मिस ना हो जाए। डन, आगे भी मैं लिखवाऊंगा आपको मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन, अबाउट मीन, मोड, मोड ये सब हमारे 11th क्लास में आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। हमेशा हमें अबाउट मीन निकालना है, चाहे कुछ मेंशन अगर नहीं करा हुआ अबाउट मीन, वैसे वो देगा ही नहीं, ये क्वेश्चन तो देगा तो आपसे बोलेगा मीन डेविएशन निकाल, तो आप समझ जाना ये किसके अबाउट निकाल रहा है, मीन। इसके बारे में डिटेल अभी आगे आपको आती जाएगी। मीन डेविएशन में भी आप ध्यान रखिएगा सेम का सेम पैंतरा चलता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऑब्जर्वेशन अपनी प्लस माइनस कर दिया, उसके अंदर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन आपका मीन डेविएशन वही का वही रहेगा। अगर आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई को मीन डेविएशन है ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर दिया तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ, दैट इज रेंज। रेंज हमारी क्या होती है, अभी बताऊंगा, अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क जरूर पड़ता, के रेंज, और यहाँ पर भी आपका 1/डिवाइड में के ऑफ रेंज हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आपको मैं सेफर साइड के लिए एक चीज़ आगे से लेके चीज़ें कुछ चीज़ें बताता चल रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया तो घबरा मत जाना थोड़ा इसके बीच में, ठीक है ना। अब रेंज भी क्या होती है वो भी आप जान लीजिए, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है सर। रेंज क्या होती है, सिंपल, मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और माइनस में मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन अपॉन में मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ये आपकी क्या निकल कर आती है, रेंज निकल कर आती है। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन आपकी रेंज का वैल्यू निकल कर आ जाता है। क्लियर, ये भी बात आप याद रखें, मतलब जो भी जो बड़ी ऑब्जर्वेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वो करेंगे तो माइनस हो जाएगी। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं इसके, हमारे पास जो थे इसी के अंदर मैं तुम्हें पहले करा देता हूँ कुछ क्वेश्चन ना, थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पे, ठीक है ना। फिर सीधा अब हम वहाँ जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर चलो कंबाइंड मीन वगैरह भी कर लेते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाहूँगा, पहले मैं क्वेश्चन करना आ रहा है भाई, सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है तो भाई सब बताते जाइएगा, जो जो क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं वो बताते जाइएगा अच्छे से। ये लीजिए जी, स्टैट्स की पहली क्लास है, लो जी दूसरी क्लास में ही चैप्टर खत्म कर दिया ये तो, है ना। आ जाओ सर, ये लो जी, ये रहा। अच्छा चलो मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ, है ना। जैसे कि हमारे पास आया क्वेश्चन है जी हमारे पास CDS 2014 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स आप मान लीजिए, कौन कौन से, एक्स और वाई,
तो उन दो नंबर्स का एक्स वाई कितना है 10 है, और उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई और उतनी ही 1/n। ये कितना दे रखा है 8, ठीक है। तो बताओ क्या है वो नंबर। अरे ये तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो सम आपका 20 आना चाहिए सर, सभी का 20 आ रहा है, लेकिन उनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो प्रोडक्ट उनका 64 आना चाहिए। तो 64, 16 4 64, 18 दूनी 36, 12 8 96, 15 5 75, तो सी इज राइट आंसर। ले भाई 2018 का क्वेश्चन, मैं 2014 बोल दिया। ये ले आया जी समझ, शाबाश। अगला क्वेश्चन है जी नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा। काफी आंसर आते हैं, टेंशन ना लो। अर्थमेटिक मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 11। अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 10.5। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज ये, तो 6th ऑब्जर्वेशन इज क्या होगी। अरे देखो मैं ना अब तुम्हें अभी सिखाया था, अगली बार ना मैं इनको डायरेक्ट सोल्व करूंगा। अभी मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन पहली स्टेटमेंट है जी, 11 ऑब्जर्वेशन है तो सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन अपॉन में 11 इंटू में 11 आएगा। तो इसका मतलब मैं सीधा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूं, 11 इंटू 11 बनेगा, यानी कि 121। दूसरा अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन का, तो अब मैं अगर फर्स्ट 6 का निकालता हूं तो x1 प्लस से करते करते x6 तक का मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ अब कर देता हूं, अब मत बोलना कैसे कर दिया, ठीक है, सीधा उससे कर दिया। दूसरा अर्थमेटिक मीन लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन जब आप निकालने जाओगे तो 6 से गिनती स्टार्ट होगी, 6 7 8 करते करते 11 तक का, जो कि आपका कितने के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 11.5 इंटू में 6 के बराबर आ जाएगा। डन है। तो आपसे पूछिए भाई 6th ऑब्जर्वेशन बता दे, तो आप इसके अंदर ऐसा कर सकते हो, आप इसके अंदर ऐसा कर सकते हो क्या, अगर मैं इन दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को हम जैसे ही ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 से लेके ये x6 तक आएगा, फिर से x6 से लेके x11 तक आएगा, यही आएगा। और सम कितना बन जाएगा 10.5 इंटू 6 प्लस 11.5 इंटू 6 हो जाएगा। तो आप सब जानते हैं ये 6 एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 6 एक्स्ट्रा हो रहा है, हाँ या ना, यस सर। तो बाकी तो आपकी 11 तक का सम, बाकी तो 11 तक का सम 7 से लेके वो कितना है 121 है। सो देयर फोर x6 प्लस में 121 और 10.5 इंटू 6 11.5 इंटू 6, तो मेरा यहाँ से आ जाएगा x6 विच इज इक्वल टू, करो इसको एक बारी, कितना बनेगा हमारे पास सम। चलो तो मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। मुझे भाई इसका आंसर चाहिए कमेंट में, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं बची है, बस आपको मैंने शॉर्टकट तरीका बता दिया इसको सोल्व करने का। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू उठाते, यहाँ पुट करते, यहाँ से उठाते, यहाँ पुट करते। अब सम कर दो, दोनों को ऐड करो, एक बारी वैल्यू पुट कर दो, अगले लाइन में आंसर ले लो। आंसर चाहिए मुझे इसका कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है भाई साहब सबसे पहले किसका कमेंट आता है देखूंगा, इंतजार रहेगा भाई तेरा, इंतजार हो गया अपने यार का। 2017 का, 2017 का आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2017 का क्वेश्चन बेटा पूछा गया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई जेड इज 6। तो बताइए, तो ज्योमेट्रिक मीन जब आप एक्स वाई का निकालोगे, बेबी निकालना सिखाया था, मल्टीप्लाई और ये पावर, तो एक्स वाई आपका कितना आ जाएगा 36। तो अगर एक्स वाई जेड का अगर मैं निकालूंगा 1/3, ये 6 हो गया, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 के क्यूब हो जाएगा। तो एक्स वाई हमारे पास कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 की क्यूब, काटेंगे पीटेंगे तो जेड की वैल्यू 6 आ जाएगी। ले भाई सर ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही आते हैं और इसमें क्या ही करेगा बता। चल अगला क्वेश्चन आगे पढ़ा दूं फिर मैं, आगे पढ़ा दूं फिर मैं, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें तो प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा। चलो ये लास्ट करा देता हूँ फिर आगे पढ़ा दूं। चलो एवरेज ऑफ इंडिविजुअल प्राइस है पेंसिल का, गिवन इट इज नोन एज द एवरेज प्राइस पर पेंसिल। मतलब यहाँ पे 3 बंदे हैं, 1 2 3, तो ये बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ओ यहाँ लो भाई, जो आगे पढ़ाना था वो खुद ही आ गया। खास बातों में ही हम आगे बढ़ते हुए हमारे पास, दैट इज आप बना के लिखिएगा स्पेशल मीन, है ना। नहीं खास बातें, फिर से एक और आपके पास खास बातें का टॉपिक है, खट्टी बातें। नहीं ये हमारी होगी कौन सी बातें, खट्टी बातें। खत्म करते हैं इसको, खट्टी खट्टी बातें, खट्टी बातें, ठीक है। नेक्स्ट आती है, अरे कैसी सी खट्टी है सर, ये कुछ और तो नहीं लिख दिया आपने, मुझे ख के अलावा कुछ और पढ़ने में आ रहा है। भाई ध्यान से पढ़िए भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब। खट्टी बातें, हे खट्टी बातों में सबसे पहले हमारे पास आता है कंबाइंड मीन, यानी कि अगर आपको दे दिया बेटा डेटा ए
यहाँ पे डेटा बी हो सकता है सी, जितना भी दे रखा उतना ऐड करते जाएंगे। ठीक है, डेटा ए में आपको दे दिया, इसका मीन आपको दे दिया गया है, इसका मीन आपको दे दिया मान लीजिए x1 बार, दूसरे वाले का जो आपको मीन दे दिया गया है वो दे दिया गया है x2 बार, इसके जो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो दे दिए गए हैं n1, इधर जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो दे दिए गए हैं n2, सबको दे दिया, n1 x1 बार हो गया, n2 x2 बार हो गया। हाँ सर, अब आपको क्या निकालना है, कंबाइंड मीन निकालने को बोलेगा। चलो मैं अभी आगे और भी बताता हूँ। ये हो गया अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन। अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है आपको दैट इज g1, इसका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है आपको g2। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका यहाँ पे बनता है कंबाइंड मीन, पहला टॉपिक आपका यहाँ पे बनता है कंबाइंड मीन विच इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू n1 x1 का बार प्लस में n2 x2 का बार अपॉन में n1 प्लस n2 आ जाएगा। ये आपका कैपिटल मीन मतलब बड़ा वाला मीन निकलाएगा। मतलब ऐसे अलग अलग निकाल के डिवाइड बाई, यही तो अभी हमने करा था, अरे यही तो हमने करा था ना अभी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड नहीं कर दिए थे, ये वही तो हो रहा है। ऊपर देखो ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा, ये तो वही आता है। अब 3 आ जाए तो 3 ऐड कर देना, n3 कर देना, नीचे भी n3, 4 आ जाए 4 कर देना, जितने करने हैं उतने करते जाइएगा। डन। इसी के अंदर हमारे से पूछ लिया जाता है कंबाइंड जीएम, ये अर्थमेटिक मीन था। ठीक है, एम ये आ जाएगा मेरे पास कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन बता दे। ठीक है, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूं दैट इज जीएम, जीएम हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, कंबाइंड जीएम है ना, कंबाइंड जीएम, कंबाइंड जीएम क्या आ जाएगा, लोग में आता है ये ना थोड़ा सा, तो लोग जी विल बी इक्वल टू n1 इंटू में log g1 प्लस में n2 इंटू में log g2 अपॉन में n1 प्लस n2 आ जाएगा। डन, ये दो बातें यहां से निकल कर आ गई हैं। तीसरी बात याद रखिएगा, अगर आपके पास मतलब कंबाइंड मीन ऑलवेज लाई बिटवीन द गिवन मीन, मतलब यहाँ पे ना ये पॉइंट है, कंबाइंड मीन जो भी होते हैं कंबाइंड मीन ऑलवेज लाई बिटवीन गिवन मीन। ठीक है, बिटवीन गिवन मीन्स, जो कंबाइंड मीन्स होते हैं वो हमेशा गिवन मीन्स के बीच में लाई करते हैं। दैट इज अगर मैं कंबाइंड की अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो अर्थमेटिक मीन में आप ये समझ लीजिए, ये अगर x1 बार है बीच में आपका x2 बार, ये बड़ा वाला होगा और ये आपके इसके यहाँ पे, मतलब उन दोनों के बीच में लाई करेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हमेशा मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में नहीं होगा, ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट मिडल होगा, बट होगा, उनकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी उसके बीच में, आप याद रखना। आपसे यहाँ पर मीन निकालने के एफ आई एक्स में ना कुछ बाइनोमियल की भी टर्म्स आती हैं, वो भी चलो मैं यहाँ लिखवा दूँ क्या, चलो वो भी आप लिख ही लो। ठीक है ना, यहीं पे लिख लो। अगर आपको बेटा ऐसा देखने को मिलता है NC0 NC1 करते करते NCN तक विच इज इक्वल टू 2 की पावर n होता है। डन, ये बात आपने याद रखनी है। उसी के बाद n हो गया 2 की पावर n-1 हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर आपको यहीं पर ही ना कुछ ऐसा देखने को मिले, कुछ अजीबो गरीब NC1 1, फिर आपको देखने को मिले 2 इंटू में NC2, फिर आपको देखने को मिले 3 इंटू में NC3, ये सब देखने को मिले, आखिरी में n इंटू में NCN, दोबारा से नजर डाल लो, 1 इंटू NC1, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ वही यहाँ, हो वही आपका सेम रहेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n-1 हो जाएगा। डन। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, NC0 हो गया, NC1 हो गया, NC1 हो गया जी। ठीक है सर, यहाँ तक ये सारी पहचान बना ली है। हाँ ठीक है, ये बात आपने इसके अंदर याद रख के चलनी है। ये दो टर्म्स आपके रिजल्ट ना आपके बहुत काम आएंगे, कि पहला और एक 2 की पावर, सॉरी ये मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, ये हमारा बनेगा n इंटू में, ये भी n आएगा, n इंटू में 2 की पावर n-1। ये दोनों रिजल्ट में बच्चे तेरे को याद रख के चलने हैं ताकि तू कुछ गड़बड़ इसमें ना कर दे। ठीक है, ये ले यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट तेरे को हर हालत में याद करके चलने हैं। थोड़ी सी स्पीड हो जाएगी, नहीं तो वहां पर भी डिराइव कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आगे सिखाऊंगा भी मैं इसको लेके। ठीक है, अब आ जाएगा इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। खट्टी बातें जब कर ही रहे हैं तो खट्टी बातों में कुछ और खट्टापन भी लाया जाए, आई थिंक कोई इससे दिक्कत होगी नहीं, है ना। इसी में ही दूसरी अगर मैं बात लेके चलता हूँ डेटा 2 में, मान लीजिए आपको ना डेटा 1 दे रखा है, ये दे दिया डेटा ए और ये दे दिया डेटा बी। मैं कह रहा हूं बेटा सिर्फ मेरे नोट्स बना ले और इसके बाद तू क्वेश्चन करके देखे, तू कहेगा ओ माय गॉड, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं नहीं कर पा रहा सर के नोट्स करने के बाद। सब कुछ डिटेल में समझा दूंगा, बोल रहा हूं बेटा फ्री में वो कंटेंट रहेगा आपको जो आपको भाई साहब पेड में भी नहीं मिल रहा होगा, फ्री में आपको वो मिल रहा होगा। जैसा परिणाम में था वैसे ही आपको यहाँ पे धुआंधार तरीके से देखने को मिलेगा।
डन। बस आपने ये भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना, जीत ऐप डाउनलोड करके रखना। कोई तकलीफ हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता देना, नहीं तो अकेडमी नंबर पे मैसेज कर देना। सीडीएस एफकेट पर जीत लाएगा तुम्हारी सीडीएस एफकेट की जर्नी पर जीत। यानी कि जो इतने दिनों से बेटा परेशान और इधर नहीं निकल रहा, सब हवाबाजी कर रहे हैं, कोई नहीं निकलवा रहा, सब पैसा पैसा कर रहे हैं, कोई नहीं काम कर रहा, तो भाई अब हम करेंगे आपके लिए, चिंता ना करो। ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। डेटा ए डेटा बी के अंदर हम बात करते हैं, तो डेटा ए पे चलते हैं जी सबसे पहले, फिर हमारे पास डेटा बी आ जाएगा। ये हो गया डेटा ए, और ये फिर हमारे पास क्या आ गया, डेटा बी आ गया। डेटा ए में ना मान लेते हैं आपके पास ना ऐसे ऑब्जर्वेशन दे रखी है, x1 x2 x3 करते करते ना ऐसे xn तक है, n तक है, फिक्स ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर दे रखी है y1 y2 करते करते ना yn तक है, ये ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है। आपको ना देखिए अलग अलग तरीके से बेटा पूछा गया, यहाँ पे मैं विभिन्न प्रकार की चीजें बता रहा हूँ। पहले में कह रहे हैं डेटा ए को प्लस बी को, ए प्लस बी को ना ऐड कर दिया। ठीक है, पहले में क्या कर दिया, ए प्लस बी को ऐड कर दिया। फिर दूसरे वाला मैं चलो पहले लाइनिंग सारी ना कर देता हूँ, है ना। हाँ, पहले वाले में क्या करा, ए प्लस बी को ऐड कर दिया। दूसरे में क्या करा, ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों डेटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर तीसरा आ जाएगा, और फिर यहाँ पे चौथा आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें इसकी ना एपीजीपी में भी आती हैं, वो मैं आपको कराऊंगा अभी आगे सीक्वेंस सीरीज में, तभी आपने करना। लेकिन अभी के लिए बेसिक चीजें करा देता हूँ। आपने डेटा को माइनस कर दिया, या फिर कह रहे हैं हमने दोनों डेटा को डिवाइड कर दिया, या फिर हमने दोनों डेटा को मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आपसे कह रहे हैं कि भाई आपका जो डेटा था ना, हमने ना दोनों को जमा कर दिया, यानी कि x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, ऐसे करते करते कहाँ तक, xn प्लस yn तक। सेम x1 माइनस y1, x2 माइनस y2 करते करते xn माइनस yn तक कर दिया। ठीक है, ये सारा हमने कर दिया। हाँ सर, अब इसके बाद a बाई बी की मैं बात करूँ तो दोनों को डिवाइड कर दिया, x1 बाय y1, दूसरा x2 बाय y2, करते करते xn बाय yn तक हमने कर दिया। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जी x1 इंटू में y1, दूसरा x2 इंटू में y2, बढ़ते बढ़ते xn yn तक। अब वो कह रहे हैं ये तो देखो दोनों आपको गिवन थे, ये जो डेटा थे ना ये दोनों बेटा आपको ना गिवन थे। अब आपसे कह रहे हैं ये सारा करने के बाद, तो अगर मैं ऐड कर दूं तो नया मीन क्या होगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नया मीन क्या होगा, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो नया ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, और वगैरह वगैरह चीजें पूछ रहे हैं आपसे। ध्यान रखिए बेटा, प्लस माइनस जब करते हैं तब अर्थमेटिक मीन चेंज होता है, ज्योमेट्रिक मीन चेंज नहीं होता। मतलब ज्योमेट्रिक मीन का नहीं पूछेगा, कहने का मतलब है कि कैसे बताऊं तुम्हें, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर प्लस माइनस करते हैं ना ऑब्जर्वेशनों को, अगर हमने दो ऑब्जर्वेशनों को ऐड कर दिया, दो ऑब्जर्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे अर्थमेटिक मीन का हमसे पूछेगा क्वेश्चन, वो ज्योमेट्रिक मीन का नहीं पूछेगा। क्योंकि जमा करने के बाद ना जो सीरीज नई सीरीज बनकर आती है ना, वो कभी भी जीपी में नहीं होगी, तो इसलिए वो आपसे जीएम नहीं पूछेगा। ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से जो सीरीज बनकर आती है उसके चांसेस होते हैं एपी में आने के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आने के, ये चांसेस होते हैं। तो आपसे एएम और जीएम का पूछेगा। डन। सेम इसकी बात को उल्टा ठहराते हुए सब बातें आ जाती है मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात हो रही है तो रिजल्ट आने के जीपी के चांस होते हैं, एपी के चांस नहीं होते हैं। तो आपसे यहां पर जीएम का पूछेगा, एएम का नहीं पूछेगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में जीएम का पूछेगा, और सम और सब्ट्रैक्शन में आपसे एएम का पूछेगा। तो बस अब देखो कहानी कैसे आएगी, सर आंसर बता दीजिए, लीजिए बेटा। तो आपका जो फाइनल एएम बनकर आएगा, अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो भी ऐड हो जाएगा, यानी कि AM1, मतलब पहले का AM1 नहीं, मैं अर्थमेटिक मीन ना, हाँ पहले वाले का AM1, दूसरा AM2। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात उठ रही है अगर जीएम की घर में, तो जीएम का भी सुन लीजिए क्या जवाब है। वो कह रहा है अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो हमारा भी डिवाइड हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप G1 G2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो GM G2 का हमारा अरे ठीक है, तो G1 अरे ओहो रुक जा भाई, तो हमारा GM का भी G1 इंटू में G2 हो जाएगा, GM का G1 बाई G2 हो जाएगा, और GM का G1 इंटू में G2 हो जाएगा। ये दोनों आपने बेटा इसके अंदर याद रखने। डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन, मतलब मैं तो सीधे सीधे बताऊंगा याद करने का क्या है इसके अंदर तरीका है, सिंपल सा तरीका ही तो बता दिया भाई। ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर दियो, सम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दियो, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, खत्म बात। राइट, उसमें जीएम पूछेगा, इसमें एम पूछेगा, वो रीजन मैंने आपको उसका समझा ही दिया है। आई होप भाई सबको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पर आता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये भी हमसे बेटा आजकल ना पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के बारे में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा जाता है।
ये सब चीजें ना कोई बता नहीं रहा है भाई, कह रहे नहीं होता, ये सब नहीं पूछा जाता। अरे भाई अब पढ़ के जाओ ना और फिर क्वेश्चन करना, बिना देखे कुछ भी बोल देते हैं। अपनी हवा नहीं खत्म हो रही है, मैं वो ये। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के अंदर ही। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। दो टाइप के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूस। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लेते हैं स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक होता है हमारे पास दैट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। दूसरा होता है हमारे पास क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, क्यू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, नेक्स्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। पहला होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ग्राफ से बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले में अगर मैं चलता हूं, यहां से आपके पास ये आ गया, इसके बाद आपके ऊपर ऐसे कर्व बनेगी ये मतलब डेटा ऐसे बटा हुआ होता है पूरा। यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन लिखी होती है, x1 x2 x3 ऐसे करते करते कहाँ तक xn तक आपकी ऑब्जर्वेशन लिखी होती है। डन, यहाँ पर हो जाती है आपकी ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसीज लिखी होती है ऐसे ऐसे। तो इसलिए हम इसको ना फ्रिक्वेंसी कर्व बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई, फ्रिक्वेंसी कर्व बोलते हैं, ठीक है। एक और टर्म होती है फ्रिक्वेंसी डेंसिटी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रिक्वेंसी कर्व बोलते हैं, ठीक है, कर्व, फ्रिक्वेंसी कर्व हम इसको नाम देते हैं जो बनकर आती है, ठीक है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि बिल्कुल अगर मैं ना, हमें क्या करना होता है, ये ऐसे इंडस्ट्री में यूज होता है डेटा, मतलब ग्राफ, ऐसे वाले डायग्राम ना इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ये जितना चौड़ा होता है ना, ये वाला जैसे जैसे डेटा बिछाया, ये अगर ऐसे है और या ये फिर ये ऐसे है, ये जितना ज्यादा चौड़ा यानी कि वाइड होगा ना, उतना डेटा वाहियात होगा, डेटा खराब होगा। और जितना ये नैरो होगा ना, उतना ही जितना ये नैरो होगा उतना ही डेटा ना बढ़िया माना जाएगा और डेटा भी उसका शानदार माना जाएगा। डन, ये बातें होती हैं पूरी इंडस्ट्री में अगर हम बात करके चलते हैं तो इन सारों की। तो ये आपको दे रखा है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सब कुछ आपका सेंटर में लाई कर रहा है। सब कुछ आपका अगर सेंटर में लाई कर रहा है, मतलब सेंटर मतलब बोले तो प्रॉपर मिड से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं मिड से कोई लाइन ड्रॉ करूं, समझना इसको, अगर मैं मिड से कोई लाइन ड्रॉ करूं तो जितना डेटा इधर उतना डेटा इधर, मतलब बराबर बांट रहा है, बिल्कुल बराबर। तो ये इतना आइडल केस होता है, इतना ज्यादा आइडल केस होता है कि यहां पर जो ऑब्जर्वेशन मार्क करी ना हमारी, बिल्कुल मैंने क्या करा, ग्राफ को अपनी कर्व जो थी मेरी फ्रिक्वेंसी कर्व, उसको मैंने बिल्कुल बराबर पार्ट में बांटा सेंटर से। तो जहां पर वो ऑब्जर्वेशन मिली वहीं पे ही इसका मीन होता है और वहीं पे ही इसका मीडियन होता है और वहीं पे इसका मोड। समझ सकते हो कितना आइडल केस होगा जिसमें मीन मीडियन मोड सब बराबर आ रहे हैं, आधा डेटा इधर आधा डेटा इधर, बढ़िया सिमेट्रिक। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। कुछ पॉइंट याद रखिएगा इसके अंदर। सबसे पहला सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। दूसरे की अगर मैं यहां पे बात करके चलता हूं, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। याद रखिएगा भाई सीडीएस के लिए ये वाला, एनडीए वाले मत बनना इसको, सीडीएस के लिए, ठीक है। हाँ, जो जो खास बात है वही मैं लिखवा रहा हूँ बस, मतलब सारी खास बातें कवर कर रहा हूँ। मीन होता है, मीडियन होता है, मोड, कुछ छोड़ नहीं सकता ना यार, आ जाएगा कर करके कुछ छोड़ नहीं सकता ना, सब कराऊंगा, टेंशन नोट। मीन मीडियन मोड हमारा यहां से निकल कर आ जाता है। क्लियर है यहां तक? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, इट इज एन आइडल केस, इट इज एन आइडल केस। तीसरा, ये एक बेल शेप कर्व बनती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेल शेप कर्व, ठीक है, बेल शेप का। फुल स्क्रीन करके पढ़ो अपना, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तेरा मेरा रिश्ता है पुराना, ठीक है, भूले तो नहीं। मेन मीडियन मोड इसको हम बोलते हैं, इट इज एन आइडल केस होता है। आपने इसको इस बात का एक तो ध्यान रखना, इट इज एन आइडल केस हमारे को देखने को मिलता है। दूसरा, स्क्यू सिमेट्रिक की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक में तो हमारे पास यहाँ पे दो केस आते हैं। पहली मैं बात करता हूँ राइट साइड स्क्यू, मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। पहला हमारे पास पार्ट आता है दैट इज पॉजिटिव स्क्यू और दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है नेगेटिव स्क्यू, ठीक है। पहला होता है हमारे पास पॉजिटिव स्क्यू, दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव स्क्यू। पॉजिटिव स्क्यू की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव मतलब स्क्यू होया हुआ है पॉजिटिव साइड, ये आप एक्स एक्सिस मान लीजिए या वाई मान लीजिए, इधर की साइड पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव साइड स्क्यूड होता है। तो ऐसे सी आती है कर्व, ये ऐसे जाती है, देखिएगा ये मैं चलो यहाँ से बना देता हूँ, और ऐसे धड़ाम नीचे गिर जाती है, यानी कि पॉजिटिव की साइड ऐसे लंबी चली जाती है ये। डन। ऐसे ही हमारे पास दूसरा वाला कर्व बनकर आता है नेगेटिव स्क्यू की तरफ, समझ गए होंगे। अब मैं क्या करूंगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ। कहाँ है नेगेटिव एक्सिस? लेफ्ट साइड सर,
तो लेफ्ट साइड से आऊंगा और धड़ाम ऐसे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब आप खुद ही समझ गए होंगे यहाँ पर मीन मीडियन मोड तो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कर्व ही बटी टूटी पड़ी है इधर से उधर। तो पहला पॉइंट हमारा निकल कर आता है इसके अंदर, क्या पहला निकल कर आता है कि आपका जो मीन होता है इस वाले में, मीडियन बड़ा होता है किससे, मोड से। दूसरा, इसको हम राइट साइड स्क्यूड भी कहते हैं, राइट साइड स्क्यूड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब राइट साइड क्यों बोल रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस है ना, इधर की तरफ पॉजिटिव है ना, तो ये राइट साइड हो गया ना। अरे ये अरे इसकी तरफ मत देखो, ये तो इधर चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, तुम स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तो तुम्हारा राइट साइड नहीं आ रहा। हाँ, तो बस राइट साइड स्क्यूड भी इसको हम बोलते हैं। दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर उल्टा चला जाता है, मीन मीडियन मोड आपका आखिरी में आता है। दोनों के दोनों केस हो चाहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मीडियन तो हमेशा बीच में ही रहेगा। मीडियन के काम ही ऐसे हैं बीच में रहने के, तो भाई बीच में ही रहेगा। नेक्स्ट आता है राइट साइड स्क्यूड, अगला होता है भाई साहब हमारा लेफ्ट साइड स्क्यूड। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, हमारा लेफ्ट साइड स्क्यूड बोलते हैं। राइट, एक हो गया हमारा राइट साइड स्क्यूड, एक हो गया हमारे पास लेफ्ट साइड स्क्यूड। ये दोनों आपने डिस्ट्रीब्यूशन याद रखने, आपसे पूछा जाएगा पॉजिटिव स्क्यूड में डेटा में क्या रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड में, नेगेटिव स्क्यूड में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों आपने अच्छे से अंदर चिल्ला के बताने हो। अगले पे आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास आती है यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, बस ये करके हम चैप्टर अभी खत्म करेंगे अपना, और फिर हम करेंगे हमारी पीवाईक्यू के अलग से। छोटा सा टॉपिक हो रहा है ये, और कर लो बस, फिर हो जाएगा अपना काम, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे पीवाईक्यू के प्रैक्टिस क्लास करेंगे। ठीक है, वरना ये रह ही जाएगा, मिस ना हो जाए, और है भी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा आइडल केस, बट हम अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लेके चलते हैं, स्क्यू वाला नहीं लेके चलते। स्क्यू वाला देखो एक्चुअल में तो यही डेटा होता है जिस पे इंडस्ट्री काम कर रही है कि भाई कैसे डेटा को सुधारना है, कैसे कलेक्ट करना है, अच्छे डिसीजन ले ताकि इन्वेस्टमेंट खराब ना जाए। लेकिन हम अपने आप को समझने के लिए भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी समझाने के लिए आपको लेकर चलता हूँ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी मैंने आपको बताया ये कुछ इस तरीके से है, तो ये आपकी कुछ कर्व इस तरीके से निकल कर आएगी। राइट, ये देखिएगा जी, ये आपकी बिल्कुल ऐसे ओ हो ओ हो। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी कर्व इस तरीके से आपकी ये निकल कर आएगी। डन, ये आपकी बन जाएगी। आप सबको पता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहती है x1 x2 x3 ऐसे करते करते यहाँ से शुरू होंगी xn-2 n-1 xn तक ऑब्जर्वेशन रहती है। अब मैं मान लेता हूँ, देखिए सेंटर से ना मैंने ये करा, डाली एक लाइन, बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे मेरा ना मीन आ रहा है, मान लिया मेरा मीन आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा मीन आ रहा है, समझना इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है ये। ओए सारों की नजरें भाई स्क्रीन पे होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सारों की नजरें भाई स्क्रीन पे एकदम से ही। ठीक है, देखते हुए एकदम से चीजों को। तो आपको यहाँ पे निकालने हैं डेविएशन। क्या निकालने हैं, डेविएशन। मुझे पता है भाई ये क्लास वही कर पाएगा जो पढ़ रहा है सच में। अब आपको यहाँ पे निकालने हैं डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन भी। आपको वो डेविएशन तो सिलेबस में नहीं है, अरे भाई जो बात बताने जा रहा हूँ वो सिलेबस में है। डेविएशन या फिर इसको हम डिस्पर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है डेविएशन, ये देखिए हम ना एक एक ऑब्जर्वेशन का ना मीन चेक करते हैं। याद होगा मैंने आपको मीन का एक ड्रॉबैक कराया था, अभी आगे आगे मीन का एक मैंने आपको ड्रॉबैक कराया था, जिसमें बताया था ये आपका डेविएट हो जाता है टुवर्ड्स हायर वैल्यू। किस तरफ, टुवर्ड्स हायर वैल्यू की तरफ ये हमारा डेविएट हो जाता है। ये हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करा, इनका सब्ट्रैक्शन डिविज वो करा, मतलब कितना डिस्पर्सन या डेविएशन आ रहा है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो डेविएशन x1 माइनस x1 बार आ रहा है। दूसरे वाले की बात करूं तो x2 माइनस में x1 बार आ रहा है। ऐसे ये जो होते हैं ना हमारे डेविएशन कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये मेरा बनेगा x1 माइनस x बार, दूसरा हमारे पास बनेगा x2 माइनस x बार, तीसरा हमारे पास बनेगा x3 माइनस x बार। ऐसे कर करके सारे डेविएशन हम निकाल सकते हैं। इसको हम डिस्पर्सन भी कहते हैं और इसको हम डेविएशन भी कहते हैं। और डेविएशन किसके अबाउट है, ये मीन के अबाउट है, मीन के अबाउट है। अगर यहां पे मीडियन लेता मैं, ये भी मैंने मीन लिया हुआ है, अगर यहां पर मैं x बार की जगह मीडियन लेता तो मैं लिखता अबाउट मीडियन। वो भी बता रहा हूं, भी कहां गड़बड़ कर रहे हैं ना बच्चे, वो भी बता रहा हूं। तो जो पहली खतरनाक बात मेरी निकल कर आ रही है, अगर मैं इनका डेविएशन का सम कर दूं, ये सारे डेविएशन क्या है, अबाउट मीन है, अगर मैं इनका सम कर दूं
x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, ऐसे करते 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 xn माइनस एक्स बार का सम कर दूं तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या बात है, यानी कि इसी बात को लिखा जाता है सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट मीन बोल रहा हूं, इज 0 होता है। इसी बात को अगर मैं समेशन की प्रॉपर्टी से लिखूं तो समेशन ऑफ 1 से लेके n तक xi जो चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है? x1 x2 x3, x बार तो सेम है, हाँ, तो अबाउट मीन जो होता है वो आपका 0 होता है। अबाउट जो भी बोलेगा अबाउट, ये अबाउट मीन है तो आपका ये 0 होगा। अगर ये बोलता अबाउट मीडियन तो यहां पर मैं मीन की जगह पे m लगा देता, मीडियन। बट अबाउट मीन सिर्फ आपका 0 होता है और किसी के अबाउट 0 नहीं होता है। ये बात आपने दिल पे लगा के याद रखनी है। डन। हमेशा सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन हमेशा 0 होता है। दूसरी बात, ओए होए होए होए, खास एमएसटी आपके लिए, इफ ऑब्जर्वेशन या फिर इफ ऑब्जर्वेशन आर इन एपी, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन किसके अंदर है? एपी के अंदर है, आर इन एपी, ठीक है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? एपी के अंदर है, तो भाई साहब आपका जो मीन होगा ना, जो आपका मीन होगा वही आपका मीडियन होगा, वही आपकी मिडल टर्म होगी। मतलब जो आप इसकी मिडल टर्म निकालोगे ना, वही, मैं उल्टा लिख दिया, उल्टा इसको ऐसे याद करते हैं बेहतर रहेगा, है ना। हाँ, जो आप मिडल टर्म निकालोगे ना उस एपी की, वही आपकी मीडियन कहलाती है और वही आपकी मीन कहलाती है, वही आपकी मीन। तो आपसे यहां पे घुमा देगा, यहां घुमा देगा, क्या लिखेगा? ये लिखेगा, अरे मेरे लड्डू ध्यान से देख कि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एन एपी, इन एन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एन एपी अबाउट मीडियन, ठीक है, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेविएशन बोलना चाहिए ना, हाँ हाँ हाँ, गलत लिख रहा हूं, क्या बोलना चाहिए? सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीडियन इन एन of observation which are in AP, of observation which are in AP, तो क्या होगा? 0 होगा उसका भी। क्यों? क्योंकि यहां पर AP है तो AP में मीडियन ही मीन कहलाता है और सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन हमेशा 0 होता है। क्या मेरी बात ये समझ आ रही है सबको? क्या मेरी लड्डू वाली इस्माइल भाई से एक बार देंगे, अच्छे से समझ आ रहा है? तो ये खास बातें मैंने आपके सामने पेश कर दी है, जो नहीं कर रहा है कोई भी। डन। ये एमएसटी है जो आपको चीज़ों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, बस ये हमारा यहीं पे खत्म हुआ। कुछ जो हमारा बचा है ये सब बातें आप लिख लीजिएगा, बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कराता रहूंगा क्वेश्चनों की एमएसटी के साथ साथ, ऐसे लिखवा दूंगा ना, फिर याद नहीं रहेंगी, ठीक है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं, हमारा टॉपिक खत्म हुआ, इसके नोट्स खत्म हुए। नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा करना है वो आप मुझे एक तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर आपने कौन सा करना है भाई वो मुझे आप कमेंट में बताना, वही वाला मैं कर दूंगा, ठीक है। दूसरा भाई साहब, कैसा रहा सेशन ये भी मेरे लिए जानना तो बहुत ज़रूरी है ही। कैसा रहा सेशन ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि सर ये कैसा रहा सेशन, ये भी मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और बस अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी नेक्स्ट क्लास क्या, अभी तो नेक्स्ट क्लास इसकी रहेगी भाई टॉप 50 PYQ, टॉप 50 PYQ CDS के 2025 तक, CDS के 2025 तक। वो भी हो सकता है शायद ऐप पे ही डले या यूट्यूब पे डले, वैसे तो यूट्यूब पे सब डलेगा ही डलेगा, लेकिन जल्दी कराने के लिए कुछ कुछ लेक्चर ऐप पे भी डाल रहे हैं, कुछ कुछ लेक्चर वहाँ भी डाल रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं कर सकते ना हम यूट्यूब पे भाई लगातार 5 लेक्चर डाल दिए, वो फिर यूट्यूब कोई सी भी वीडियो बच्चों को नहीं दिखाता, उनका भी तो अपना वो चल रही है मोनोपोली। तो हम क्या करते हैं यूट्यूब पे भाई एल्गोरिथम को ध्यान रखते हुए एक क्लास डाल देते हैं, बाकी की 4 ऐप पे डाल देते हैं, दोनों डाउनलोड करके। एंड ये भाई टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको सबको ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। बस तो ये सारी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड एक लड्डू वाली स्माइल जरूर दे के जाना। अगला चैप्टर कौन सा है वो जरूर बताइएगा, और बाकी तो ऐप पे आता रहेगा, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलता हूँ आपको अगले मैजिक सेशन में शानदार टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।